नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दिन रात मेहनत कर रहे होंगे अपने सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में अपकमिंग एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने एनसीईआरटी जो 6 क्लास से 12th क्लास तक का जो टारगेट लिया था कि 6 क्लास से 12th क्लास तक का जो भी जीएस सेक्शन है उसको ख़त्म करने का टारगेट लिया था। और इंट्रोडक्शन क्लास भी वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। और जो हमारा पॉलिटी से हमने स्टार्ट किया था, पॉलिटी का पहला टॉपिक विविधता की समझ, जो डाइवर्सिटी है उसको वो क्या है, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से हमने पढ़ा है और उसको भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं और वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिनको ज़रूरत है। और जो दूर दराज लोग मतलब दूर दराज में भी रहते हैं, जो गांव में भी रहते हैं, उनको भी कभी कभी जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है पढ़ाई करने की, तो वो भी ऑनलाइन के माध्यम से चीज़ों को सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जीएस का कितना वेटेज है, इसलिए जीएस जनरल स्टडीज़ का जो है हम लोगों ने ये प्लान किया है कि 6 से 12 तक का जो है एनसीईआरटी उसको 1 बाय 1 ख़त्म करेंगे, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कल कि विविधता की समझ में कि भारत विविधताओं का देश है और कैसे भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और उनका रहन सहन खान पान जो है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। हमने कुछ एग्जांपल भी लिए थे। जो वो एक न्यूज़पेपर का लड़का था, न्यूज़पेपर बेच रहा था, और जो एक साइकिल से लड़का था जो सिग्नल पे वो उसका दिनचर्या स्टार्ट होता था, वो आता जाता था और उसके बीच जो वार्तालाप होती थी उसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। अब इसमें जो हमने पढ़ा था कि लद्दाख और केरल के बीच के लोगों के बारे में, तो लद्दाख के बारे में मैं बता दूं कि लद्दाख आप देख रहे होंगे मैप पे कि यहाँ ये लद्दाख है और ये बहुत सारा इस साइड का जो भी एरिया है वो बर्फ़ से घिरा रहता है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ये आप जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में पड़ता है, पूर्वी भाग में, और ये पूरा बर्फ़ से घिरा रहता है। तो यहाँ के लोगों के लिए रहन सहन थोड़ा टफ हो जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सालों भर बर्फ़ जमा रहता है। तो ये पीने का जो जो पानी भी पीते हैं वो पिघलने वाले बर्फ़ से पीते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस साइड में देखिए आपका दक्षिण पश्चिम में ये आपका केरल है। अब दक्षिण पश्चिम कैसे कह रहे हैं, तो आपको पता है कि मैप में ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ, ये पूरब होता है, ये उत्तर, ये दक्षिण द साउथ, ये ईस्ट, ईस्ट, और ये वेस्ट, ये वेस्ट, ये वेस्ट पार्ट होता है। तो ये जो है हमारा केरल वो दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। ये दक्षिण है और पश्चिम है, तो इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम हिस्सा बोलते हैं। और ये जो है पूरा समुद्र से घिरा रहता है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर मछली खाना पसंद करते हैं, चावल खाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मछली का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मछलियाँ ज़्यादा पानी में मछली यहीं रहेंगी। तो इस कारण से यहाँ के लोगों का मतलब रहन सहन पहनावा ओढ़ावा जो है वहाँ के लोगों के रहन सहन पहनावा ओढ़ावा से अलग है। और अब देख भी रहे होंगे कि यहाँ पानी है तो यहाँ ठंड कम पड़ता होगा, समुद्र का पानी है, और वहाँ बर्फ़ है तो ठंड ज़्यादा पड़ती होगी, तो उनका रहन सहन पहनावा जो है वो भी अलग है। अब उसके बाद चलते हैं कि लद्दाख के बारे में हमने बताया था कि वहाँ पे पश्मीना शॉल मुख्यतः रूप से पाया जाता है।
वहाँ पे पश्मीना जो पश्मीना शॉल है, महिलाएं जो है उनको बुनती है। और ये बहुत ही फेमस है और महंगी भी आती है पश्मीना शॉल। और केरल के बारे में हमने बताया था कि केरल में जो काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह सब जो है वो आदि मसाले जो उगाए जाते हैं, इसी मसालों से आकर्षित होकर जो है वो पुर्तगालीज जो है वो भारत की खोज किए थे 1498 में, जो वास्को डी गामा आया था। और फिर उसने जब समुद्री मार्ग की खोज की थी, उसके बाद ही जो है बहुत सारे लोग, फ्रांस, फिर ब्रिटिश जो है वो उनको फॉलो करके भारत के रास्ते, समुद्र के रास्ते भारत पहुंच गया। और फिर यहाँ से जो इतिहास में फिर हम पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ, कैसे हुआ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाला है। और इसमें एक और पॉइंट था कि चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। जो चाइना के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन थे, वो भी जो है वो केरल आए थे। और यहाँ पर जो मछली पकड़ने का जो जाल के बारे में हमने बताया था, मछली पकड़ने वाला जाल का जो उपयोग किया जाता है केरल में, वो हूबहू जो है वो चाइना से मिलता है, चीन से मिलता है, जिसको हम लोग चीना वाला कहते हैं। और जो लोग बर्तन में जो मछली पकाते हैं, ठीक है, तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं चीना चट्टी। ठीक है दोस्तों। और एक केरल में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। फेस्टिवल तो ऐसे बहुत सारे मनते हैं लोग, जो नाव फेस्टिवल, बोट रेसिंग आप देखते होंगे, वो बहुत ही फेमस है और उसको ओनम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा की पॉइंट था। और अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, विविधता एवं भेदभाव। ये हमारा दूसरा अध्याय है, विविधता एवं भेदभाव। तो हम लोग करते हैं। और माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा स्क्रीन को लेके, क्योंकि मैं मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फेस रिकॉर्डिंग है, प्लस जो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा वीडियो क्वालिटी में या थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। और हमारा मकसद है दोस्तों सीखना और आगे बढ़ना, तो इसलिए सीखने पे ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, और कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है। जब कई बार लोग जो एक दूसरे से अलग होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, चिढ़ाया जाता है, या फिर उन पर कुछ कमेंट भी किया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। आप जैसे देखते हैं कि अगर कोई एक गरीब है, तो जहाँ पे 4 अच्छे लोग हैं या 4 अमीर लोग हैं, उनको वो गरीब में शामिल नहीं किया जाता है। या फिर कोई शरीर से ही दिव्यांग है, तो फिर उनको जो लोग मतलब जो लोग शरीर से सब ठीक हैं, वो उनको उसमें शामिल नहीं करते हैं। या जिनके कपड़े फटे पुराने होते हैं, तो फिर उनको भी वो लोग शामिल नहीं करते हैं और उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। अब स्कूल में ही देखते होंगे, जैसे आप अपने जीवन में ही देखे होंगे, जब आप स्कूलिंग करते होंगे तो कुछ लोग मंद बुद्धि के होंगे, या कुछ लोग का पहना मतलब रहन सहन खान पान अलग होगा, तो वो उस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाते हैं जिस ग्रुप में वो जाना चाहते हैं। तो ये जो है विविधता का ही एक रूप है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें बहुत दुख होगा। नेचुरल सी बात है कि दुख होगा, गुस्सा भी आएगा। गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं, एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं, और ऐसा फील करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। और ये काफ़ी सोचने वाली बात हो जाती है। और ज़्यादातर तो बच्चों के साथ ऐसा होता ही है। स्कूल में जो प्राइमरी लेवल के स्कूल होते हैं, 10th के बाद तो थोड़ा मैच्योरिटी थोड़ा आने लगता है, लोग समझने लगते हैं कि हाँ ऐसा मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो
प्ले में पढ़ते हैं या 1 to 5 ये सब में पढ़ते हैं, तो उनके बीच में अगर ऐसा डाइवर्सिटी आता है, विविधता आता है, तो उनको बहुत हर्ट होता है और उनको बहुत ही मतलब निंदनीय या सोचनीय का विषय बन जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये तो पॉइंट वाली बात है कि इस पर काफ़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। तो पढ़ते हैं इसको। इस पार्ट से हम यह समझने की कोशिश करेंगे और ऐसा अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़ा हुआ, ये चीज़ें जो हैं वो कैसे हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो विविधता एवं भेदभाव है, विविधता का मतलब तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। विविधता का मतलब होता है अनेकता और भेदभाव का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंसेस। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा होगा कि यहाँ पे लोग अलग अलग पहनावे के साथ दिख रहे होंगे और ये एक दिव्यांग है इसमें और बाकी सब लोग सामान्य हैं। ठीक है। तो यही जो है वो भेदभाव भी जो है इसमें समझने को मिलेगा और विविधता का भी दोनों का चित्रण किया गया है। विविधता प्लस भेदभाव दोनों का चित्रण इस चित्र में किया गया है। नेक्स्ट है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, और यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम क्या हैं, हम कैसे, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह को भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। सही बात है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाजा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। अब देखिए, ऊपर में जो जैसे समझाया गया है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, ये सब विविधताओं का एक रूप है और ये सब जो है भूगोल और उसके इतिहास पर बहुत असर पड़ता है। ठीक है। संसार के 8 मुख्य धर्म होते हैं। संसार में कितने मुख्य धर्म होते हैं? 8। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी कि मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। यहाँ देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 धर्म के लोगों को दर्शाया गया है। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। यहाँ पे डांसेस भी जो है, नृत्य का मतलब डांस होता है, डांसेस भी जो है वो 100 से ज़्यादा किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तब हमें बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि या जान नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। मतलब एक उनका कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप हो जाता है कि ये ऐसा है, जिसको पूर्व धारणा भी बोलते हैं। अगर किसी के बारे में आपका पूर्व धारणा बन गया तो फिर उस पूर्व धारणा को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके एक मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, उसके बारे में किसी और ने आपके दिमाग में ये राय बैठा दी कि वो ख़राब है, तो जब वो सामने आपके आएगा तो आपका माइंड पहले से ही प्री ऑक्युपाइड होगा कि पहले से ही समझ चुका है कि वो ख़राब है, तो उसके बारे में आपका सोचने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। उसके बाद इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके दिमाग में अगर किसी ने बता दिया कि गांव के लोग जो हैं वो अज्ञानी होते हैं, तो आप उनको अज्ञानी के रूप में देखना शुरू कर देंगे। और किसी ने बता दिया कि आपको शहरी के लोग काफ़ी तेज़ होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, तो आप उनको स्मार्ट की तरह देखना चालू कर देंगे और आपको लगे कि अरे ये तो टाउन से आया है, ये तो बहुत स्मार्ट होगा, है ना। तो ये सब पूर्व धारणाएँ हैं
जबकि शहर में रहने वाले लोग आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह दिखते हैं। ये सब देखिए, ये सिर्फ पूर्व धारणा का एक अच्छा उदाहरण है कि आपको किसी ने बता दिया कि आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह दिखते हैं। प्री कॉन्सेप्ट है ये। जब हम किसी के बारे में पहले से राय कोई बना लेते हैं तो उसे अपने हम दिमाग में बिठा लेते हैं और इसे पूर्वाग्रह के रूप में ले लेते हैं। इसको पूर्वाग्रह के रूप में ले लेते हैं हम लोग। ये पहले से फिक्स हो गया हमारा कि अब तो इसके बारे में ये सेंस है, अब हमारे माइंड से जल्दी जाने वाला नहीं है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक ही होती है। अब ज़्यादातर ये जो राय है वो नकारात्मक होती है, ठीक है। पॉजिटिव बहुत कम लोग पूर्वाग्रह करते हैं। जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। सही बात है कि अब हम लोग जैसे फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं और किसी ने पार्टी दिया या किसी ने चाय पिला दिया तो और किसी ने पैसा खर्च नहीं किया, तो हम लोग के दिमाग में फिट हो जाता है, ये सेट हो जाता है कि अरे यार वो तो कंजूस है, वो ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बातें हो जाती हैं। तो ये पूर्वाग्रह सेट हो जाता है और ज़्यादातर ये पूर्वाग्रह निगेटिव ही होता है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, हम अगर यह सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। मतलब उनका जो पूर्वाग्रह हमारे प्रति, हमारा जो उनका पूर्वाग्रह होगा, हमारे दिमाग में जो पूर्वाग्रह स्थापित हो जाएगा, तो हम पूरा एकदम निगेटिव वे में देखेंगे कि अरे दूसरी भाषाएं जो है वो अच्छी नहीं है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से लोग वे बोलते हैं और जिस तरह से वो कपड़े पहनते हैं आदि। तो इसलिए पूर्वाग्रह होने से बचें, और अगर पूर्वाग्रही होना भी है तो अच्छी चीज़ों के लिए हों और उनका पॉजिटिव वे में जो है वो पूर्वाग्रह होना काफ़ी थोड़ा सा सही रहता है निगेटिव से। आगे बढ़ते हैं। अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। अब जैसे कोई फ्रेंड सर्कल में है, या आप अपने स्कूलिंग के टाइम में देखते होंगे कि आपके 4 से 5 या 10 दोस्त बनते होंगे और किसी से आप दोस्ती नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उसके बारे में आप पहले से ही पूर्वाग्रह रहित हो चुके हैं कि ये लड़का कमज़ोर है। तो आप कमज़ोर के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बैकअप माइंड में ये सेट हो चुका है कि ये तो कमज़ोर है, तो इससे हमको दोस्ती करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है या हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो फिर आप उनसे दोस्ती नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये जो हमारा निगेटिव पूर्वाग्रह है वो कहीं ना कहीं अनजाने में जो है उनको दुख पहुंचाता है, और हमारा व्यवहार भी जो है उनके प्रति उस तरह का हो जाता है जिस तरह का हम पहले से पूर्व धारणा बना लेते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव देखते हैं कि समाज में लड़के और लड़कियां में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, और एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है। तो आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़कियों की तरह जन्म लेते हैं, या तो ऐसा ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या होती है, आइए देखते हैं कि सच्चाई क्या है। जिससे कि लोगों को दुख हो और उनके सम्मान को, उनके विश्वास को भी ठेस पहुँचे। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों और पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़के को गिर जाने पर चोट लग जाती थी तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर कहकर चुप कर देते, रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। बताइए, ये जो है बहुत ही
डीप सेंस देता है। और आप ऐसा अक्सर सुनते होंगे कि अगर कोई लड़का रोता है तो उनको ये बोल के चुप करा दिया जाता है कि अरे तुम तो लड़के हो, तुम तो रो ही नहीं सकते। ऐसा बात नहीं है, लड़के भी रोते हैं। और जब चीज़ें अपनी सीमाओं से बहुत पार चली जाती है, बहुत मतलब जब वो चीज़ों को संभाल नहीं पाते हैं तो लड़के रोते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की के को रोना भी है तो आप तो अपने आप को रोक लेते हैं। तो वो अपने आप को रोक लेते हैं। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आता है, दर्द होता है। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं और यह अपने को सिखा लेते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे ऐसा लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरे के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं कि लड़कियां ऐसी होती हैं। ये हम लोग ये पहले से पूर्व धारणा कर लेते हैं कि लड़के कैसे होते हैं, लड़कियां कैसी होती हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए और हम सभी लड़के लड़कियों को उनकी छवि का अनुरूप देखना चाहते हैं। अब रूढ़िबद्ध धारणाएं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उन्हें रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा क्या हो गया? तो जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं, मतलब हमारा एक ही सिंपल सा उनके प्रति हमारा माइंड सेट हो जाता है और ये हमारा बहुत स्ट्रांग वाला जो है वो धारणा बन जाता है, तो वो रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। अब कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ़ ठहरा देते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। और हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने को रोक देती है और हम नहीं देख पाते और उस व्यक्ति के अपने खास गुण और क्षमताओं से दूसरे को अलग कर देते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देता है और जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। अब जैसे कि दिमाग में सेट हो गया है हमारे कि हवाई जहाज जो है वो लड़के ही उड़ा सकते हैं, वो लड़के नहीं उड़ा सकती हैं। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। आजकल लड़कियां भी जो हैं वो बहुत सारी फील्ड में बहुत आगे बढ़ गई हैं और लड़के लड़की में अब ज़्यादा भेदभाव नहीं रहा, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जैसे हमसे ही कोई कह दे कि तुमसे ये काम नहीं हो सकता है, तो ये हम माइंड में बिठा ले कि हाँ सही में वो सही बोल रहा है कि हमसे ये काम नहीं हो सकता है, तो वो काम अगर हम कर भी सकते हैं तभी भी वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है, हमारे विश्वास को ख़त्म कर देता है। और हमें विश्वास भी रहता है स्टार्टिंग में कि हाँ हम ये कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग दूसरे की सुनते हैं। अब दूसरे की जब सुनते हैं तो फिर हमारा अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। तो इसलिए दूसरों की ना सुने, खुद पे विश्वास करें। असमानता एवं भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अब पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा एक ही होता है। अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, तो किसी
खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी पीने नहीं लेने देते हैं, तो दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव करते हैं। समझ रहे दोस्तों, भेदभाव कर रहे हैं। और भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में हमने समीर की कहानी पढ़ी थी। समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म ही लेते हैं, अलग था, और यह विविधता का एक पहलू था। पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं या रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर था कि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का पिता समीर 2 गरीब था, जो विविधता का पहलू नहीं है। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण से दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किए जाते हैं। आप देखते होंगे अपने जीवन में कि भेदभाव, और इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि भेदभाव और विविधता का क्या मतलब, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कहाँ विविधता है और कहाँ असमानता है। स्कूल में जो फीस देते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है, और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। तो ये असमानता है, ये विविधता नहीं। कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये भी बात सही है कि अगर कुछ लोग गरीब हैं और धर्म से भी या रहन सहन खान पान से भी अलग हैं, तो उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। और एक तो इस कारण से है कि वे समुदाय के सदस्य हैं और जिनकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता है। उस ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन भी नहीं है। तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, और ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातियों, लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब देखते होंगे कि जो जनजातियों मतलब जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके साथ भी बहुत बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, और उनके साथ मतलब ना उनको कुछ छूने दिया जाता है, ना उनको अच्छे से खाने दिया जाता है, और ना ही समाज में अच्छे से रहने भी दिया जाता है। तो आप ये सब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी होता है, और जो पहले से भी होता चला आ रहा है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव का सामना करने पर उनको बहुत दुख होता है। अगर ऐसा भेदभाव किया जाता है तो उनको भी बहुत ही कष्ट होता है, और उनको भी संदेह इस बात का हो जाता है कि हम भारत में रहते हैं, और भारत में रहने के बाद भी जो है लोग हमसे क्यों भेदभाव करते हैं, हम भी तो इसके एक अंग हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग के तरह के काम करते हैं, जैसे लोग पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई, और लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। इसलिए लोग इन कामों को करते हैं और उनको गंदा या अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है, और जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में देखा गया है, और जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर नीची थी, जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा था, और उन्हें अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों का इस सीढ़ी के तले में रखा गया है उन्हें अछूत कहा गया है और अयोग्य कहा गया है। मतलब जाति का भी कैटेगराइज कर दिया गया था, एक छूत होता है, एक अछूत होता है। तो ये सब भेदभाव बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई और अन्य काम की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने का इजाज़त था, और उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर के सामने घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी निकालने
लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। अभी आप देख रहे होंगे अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल है उससे उन्हें तथाकथित अछूतों से वंचित किया जाता था। अगले पृष्ठ में हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा, और यह भाग हम यह समझने की में मदद करेगी कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव का शिकार होते हैं। और भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है, और यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, और जब वह केवल 9 साल के थे। ये जो भीमराव अंबेडकर, ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, और संविधान इनके बारे में क्या ही चर्चा करें, हम आगे डीप में और पढ़ेंगे। तो 1901 में इनको जो है बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। जब ये केवल 9 साल के थे, वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। अब देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि वो कोरेगांव में अपने भाई के साथ जो है पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए कि उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए, और उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुंच पाया था, और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूते के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लग गया था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और वे बड़ी मुश्किल से वो हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार जाति से बिलोंग करते थे। अब बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उन्होंने एकदम से धक्का लगा और वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ और हमने देख लिया कि वे एक अजीब सी घृणा, ये भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे से वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए और सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। अब पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर आया था। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे और यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी लेने लगी थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए और पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि और अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव पहुंच जाते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया कि हम महार हैं, उनका पता सबको चल गया। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा नहीं या नीचा नहीं बनाना चाहता था, और हम दुगना किराया देने को तैयार थे। पर हमें ऐसा महसूस हुआ कि पैसे से ही नहीं बन सकती थी। ये बात पैसे से भी नहीं बन सकती थी कि हम दुगना पैसा देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन फिर भी कोई गाड़ीवान जो है वो हमें ले जाने को तैयार नहीं था। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवान से मोल तोल कर रहे थे, वो चुपचाप खड़े हो गए। शुरू में जब उनको ऐसा लगा कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, तो जो स्टेशन मास्टर थे हमारे प्रति बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, हमारे प्रति बहुत अच्छा सोच रहे थे। जैसे हम महार बोले कि महार जाति से बिलोंग करते हैं, तो फिर उनका दृष्टिकोण ही अलग हो गया हमारे प्रति सोचने का। और जो हमारे प्रति जो निगोशिएट कर रहे थे, जो मोल तोल कर रहे थे कि इस बच्चे को कहाँ छोड़ना है, अच्छे से ले जाना है, अब वो भी शांत खड़े हो गए, चुपचाप खड़े हो गए।
समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और ये जो स्रोत है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 12, संपादन वसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार का। ये जो आप देखें, अब जो एक जो स्टोरी का जो पार्ट है वो यहाँ से लिया गया था। कल्पना करिए, करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए, और यह कितना अपमानजनक है और दुखदाई होगा कि लोग आपसे दूर दूर रहे और आपको छूने से मना कर दें और आपको पानी तक पीने ना दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दोगुना देने को तैयार थे और स्टेशन के सभी गरीब अन्य बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। और इस कहानी से यह बिल्कुल साफ होता है कि जाति के पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित करता है, बल्कि यह उनके आदर सम्मान भी नहीं देता है जो दूसरों को मिलना चाहिए या मिलता है। और इनके बारे में एक डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 में 1956 में से 56 तक 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1891 में इनका जन्म हुआ था। वो भारतीय संविधान के पिता, संविधान के फादर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है और दलितों में सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था और जो कि अछूत मानी जाती थी। महार लोग बहुत ही गरीब होते थे और उनके पास ज़मीन भी नहीं थी। उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया था। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों करने को कहा था ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे वो उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था। और उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो कि सबको सम्मान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्हें धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें वो सबकी इज्जत करे, ना कि कुछ ही लोगों की इज्जत करे। ये उनका विचार था और बहुत ही पढ़े लिखे थे वो। ये चित्र के माध्यम से देखिए, ये स्टेशन मास्टर है, यहाँ गाड़ीवान है और ये अम्बेडकर जी की तस्वीर को दर्शाया गया है और उनके भाई को। ये स्टेशन पे जो भी अभी हमने इस स्टोरी के माध्यम से चर्चा की है। अब देखते हैं समानता के लिए संघर्ष। जो समानता के लिए संघर्ष जो हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए संघर्ष भी शामिल था। जो स्वतंत्रता पाने के लिए जो ब्रिटिश से जो संघर्ष हुआ था उसमें ये भी सम्मिलित है कि समानता के व्यवहार के लिए समान व्यवहार हो, इसके लिए भी बहुत संघर्ष किया गया है। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जैसे कि पहले भी बात हुई है कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया था। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे हमें भी मिले, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। अभी देख रहे हैं कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे जो है वो पैसे दिए जाते थे, जिन्हें सूदखोर भी कहा जाता था। अभी भी कहा जाता है, अभी बहुत लोग जो है हाई इंटरेस्ट पे जो है वो पैसे लगाते हैं और गलत भी कुछ हिसाब भी जो है वो जोड़ लेते हैं। तो थोड़ा सा मर्सी रखना चाहिए। खैर,
किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दर की भी दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। बहुत संघर्ष किया था उन्होंने। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो एक आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह के असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे और हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह का संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा बने, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए नेता ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा कि जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो कि सभी सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है और प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होता है। और अस्पृश्यता, जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता को छुआछूत भी बोलते हैं, को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद को काम को चुनने के लिए बिल्कुल आ जाते हैं। अब जो है बहुत जगह भेदभाव तो है ही, लेकिन बहुत पहले से बहुत काफ़ी सुधार है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। जो इंसान जो नौकरी करना चाहता है वो कर सकता है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पर गए समुदायों को एक समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा है कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अब यहाँ जो है देखिए, संविधान के लेखकों ने, जो संविधान के लेखक हैं, उनका कहना है विविधता को इज्जत करना और मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोग अपने धर्म का पालन करें, उनकी भाषा बोलने, अपने त्यौहार को मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी है उनको। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि जहाँ पे सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है, समान दर्जा दिया जाता है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के धर्म का पालन करते हैं और हमें हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है और हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। ये भी फैक्ट है कि इतना चीज़ होने के बाद असमानता आज भी मौजूद है। अपने आसपास में ही आप महसूस कर सकते हैं, महसूस करते भी होंगे। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने और इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए जाने वाले कदम जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब देख रहे हैं कि इसमें जो भारत का संविधान लिखने वाली समितियों के कुछ सदस्य हैं, एक लोग तो लिख नहीं पाएंगे, तो उसकी कमेटी थी और यहाँ पे भारत का जो है वो उद्देशिका है, भारत के संविधान का उद्देशिका जिसे प्रियम्बल भी बोलते हैं। संविधान का पहला पृष्ठ होता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर दिया जाता है। अब दोस्तों इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि भारत का जो संविधान है उसमें जो उद्देशिका है उसमें क्या कुछ लिखा गया है और क्या बताता है। जैसा कि हमने चैप्टर में, पूरे चैप्टर का जो सार है वो विविधता और भेदभाव, तो इसमें विविधता और भेदभाव, तो विविधता का मतलब हमने अनेकता समझ ही लिया है और भेदभाव का मतलब होता है कि दो लोगों में कैसे अंतर जो करते हैं, जो हमारा सोचने का तरीका है, पूर्ण धारणाएं जो सेट कर लेते हैं, तो वैसा नहीं करना है।
पूर्ण धारणा सेट न करें, नकारात्मक तो बिल्कुल ही ना करें। और उसके बाद लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, समान रूप से देखना चाहिए, उनके धर्म की इज्जत भी करनी चाहिए। तो हम लोग भारत के संविधान का जो उद्देशिका है उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा गया उद्देशिका में। देखिए, भारत का संविधान उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल भी बोलते हैं, प्रियम्बल भी बोलते हैं इसको। हम भारत के लोग, भारत को, हम जो भी भारत के लोग हैं उनके बारे में, उनको मतलब उनके बारे में कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग भारत को, मतलब जो हमारा देश है, जो प्यारा सा देश है, जो बहुत शक्तिशाली होने जा रहा है आने वाले कुछ वर्षों में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये सब है इसमें प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज दिनांक 24 नवंबर 1949, ये इस दिन पारित हुआ था, को एदत द्वारा हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एग्जाम में देखते होंगे कि ये पूछ देता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता कहाँ से लिया गया है, वो किस चीज़ का हिस्सा है, किस चीज़ का भाग है। कभी कभी ये पूछ देता है कि उपासना की स्वतंत्रता किस चीज़ का भाग है, अवसर की समानता किस चीज़ का पार्ट है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो कहाँ पे दिखता है आपको, वो किस चीज़ का हिस्सा है, किस चीज़ का भाग है। तो ये सब प्रियम्बल का पार्ट है। और हमें अपने भारत देश को बहुत आगे ले जाना है, इसलिए आप सबका योगदान सही दिशा में होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं और बहुत मेहनत करना चालू कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। और तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे, जो सरकार क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।